नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा में आप लोग को स्वागत है। बैक टू बैक वीडियो, आप लोग मेरा वीडियो काफ़ी देख रहे हैं और सराहना कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम बीइंग इंस्पायर्ड एंड ट्राइंग टू मेक बैक टू बैक वीडियोज। इसके लिए धन्यवाद। मैं पहले मेरा वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमारा दो नई बंधु सब्सक्राइब जो मेरा चैनल को किए हैं उनके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। उनका नाम सुमंगल बैक्ची जी है, श्रुति मीना जी है। नमस्कार अगेन उनको। और शुरू करते हैं वीडियो। आज देखता हूँ काफ़ी सारी चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन अगर कंप्लीट है नहीं हो पाता तो ठीक है, नहीं तो फिर कल परसों देखेंगे। लेकिन आप इस तरह मुझे सपोर्ट कीजिए, करते रहिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कोशिश कीजिए कि मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़े और धीरे धीरे यूट्यूब में कैसे मोनेटाइजेशन हो जाए, ताकि मेरा स्टूडियो को थोड़ा क्वालिटी बढ़ा सकूँ, थोड़ा सा प्रॉपर साउंड क्वालिटी और अच्छा हो, काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अभी तक अपनी जेब से आराम भर से चल रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग देख रहे हैं। पेशेंस आपको जो पेशेंस है उसके लिए मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ। शुरू करते हैं। आज टॉक ऑफ द टाउन, करंट न्यूज़। पहले हमारा आज जैसे 26 जुलाई हमारा शहीद दिवस है, कारगिल दिवस जिसको बोलते हैं। इसके लिए सब लोग मिलके हमारा जो शहीद जवान जो 25 साल पहले कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, जो हमने उस युद्ध में जो जीत हासिल की थी, लेकिन बहुत कष्ट देने के बाद, इतना आसान नहीं था, उन शहीदों के लिए फिर से एक बार मैं नमन करता हूँ। इस युद्ध में हमारा करीब 560 वर्थ ऑफिसर्स एंड जवान्स उन्होंने शहीद हुए थे। अराउंड 1300 जो पर्सनल है उन्होंने इंजर्ड हुए थे, और वी हैड अराउंड 450 और सिविलियन कैजुअलिटीज ऑल्सो। वी हैड लॉस्ट ए कपल ऑफ हेलीकॉप्टर्स, वी हैड लॉस्ट कपल ऑफ MiG 27 and 21 fighter planes also, and some of our pilots and the officers who are taken as POW who have been later on released। उनका जो डायरेक्ट उनका इंटरव्यू सब आ रहा है डिफरेंट चैनल में, आप लोग देख रहे होंगे। अभी कल से वायरल हो रहा है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता जो रिटायर हो विंग कमांडर बन के, उनका कारगिल ये में उनका वीडियो वायरल हो रहा है। और काफ़ी आने वाले जो उसमें पार्टिसिपेट किए थे वो टाइम निकाल के वहाँ पर जाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी वहाँ पर प्रेजेंट है, उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पण किया जो वीर शहीदों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट दिन है हमारे लिए। वी हैड ओन उस टाइम पर लकीली जो बफर्स का जो गन था एक्चुअली वो काफ़ी काम दिया। जो बफर्स हमने स्विट्जरलैंड से तोप लाए थे वो भी काफ़ी काम दिया। एंड इट वॉज ए रियली वेरी स्किलफुल ऑपरेशन। You have to climb a totally gradient full of snows, ice, minus temperature, and climbing height, need oxygen, so carrying oxygen cylinders, carrying all the packs and ammunition to the top 18,000 feet top. This Kargil war is recognized as the highest बैटल ग्राउंड फॉर वार। मतलब सारा पृथ्वी में जितना भी लड़ाई हुआ, ये सबसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड में तो ये कारगिल युद्ध हुआ। आगे चलते हैं। आज से अपना जो पेरिस ओलंपिक्स पिछले से 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, उसका शुरुआत आज हो रहा है। हालांकि जो इवेंट से कल से शुरू होगा, और द ओपनिंग सेरेमनी इस बार वो पेरिस का शहर में नहीं हो रहा, जैसे रिवर पेन रिवर, वहाँ पर जो ओपनिंग सेरेमनी जो परेड वगैरह होगा वो काफ़ी बोट्स, अराउंड 60,000 बोट्स विल बी पार्टिसिपेटिंग। एंड अपना जो ब्रिगेड है अराउंड 10,000 एथलीट्स एंड पार्टिसिपेंट्स दैट्स पार्टिसिपेटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसमें जो सेरेमनी रहेगा वो इट विल बी बोट पासिंग सेरेमनी।
French President Macron is the chief guest. Same also अपना जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी उनका जो चेयरमैन वो भी गेस्ट है। और इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा नीता अंबानी जो है वो IOC के मेंबरशिप के लिए दोबारा चुने गए हैं। टोटली 7% वोट से चुने गए हैं। वो भी वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। चेयर ऑफ आवर इंडियन कॉन्टिजेंट, हमारा इंडियन कॉन्टिजेंट जो है कंसिडर 140 पीपल, उसमें जो 170 टोटली एथलीट्स है, एथलीट्स और जो पार्टिसिपेंट्स है उसमें 72 पार्टिसिपेंट तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। और साथ में जो एक सबसे जो यंगेस्ट पार्टिसिपेंट ऑफ द वर्ल्ड वो इंडिया से स्विमिंग में पार्टिसिपेट कर रही एक लड़की, 14 साल का लड़की जो नॉर्थ ईस्ट में, इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक्चुअली। अगर वो एक मेडल जीतती है तो इसका मतलब है कि शी विल बी द यंगेस्ट मेडल विनर इन द ओलंपिक हिस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मली अभी डिक्लेयर हो गया कि ट्रम्प का अगेंस्ट में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से बाइडेन प्रेसिडेंसी नहीं लड़ रहे। नाउ कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो इंडियन ऑरिजिन वाइस प्रेसिडेंट है, शी विल बी फाइटिंग अगेंस्ट ट्रम्प फॉर द प्रेसिडेंसी इलेक्शन टू बी हेल्ड इन नवंबर एंड जनवरी में रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इनफैक्ट जो ट्रम्प भी अपना जो बड़ी मतलब सेकेंड इन जिसको ये करते हैं नॉमिनेट करते हैं, जो कि बाद में वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो भी इंडियन ओरिजिन है। दिस इज द थिंग है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उनका डिबेट बढ़ता जाएगा, कौन सा इशू में ये करेंगे। उसमें एक अमेरिका में एक बहुत सा सिस्टम है जो मतलब इंडिया का फिर नरेंद्र मोदी जाके कहीं जगह भाषण देने, राहुल गांधी कहीं जगह भाषण, ऐसा नहीं है। एक जगह पे एक मंच तैयार होता है, ये अपनी पक्ष रखते हैं, पकड़ते हैं, डिबेट वहीं पर होता है आमने सामने। तो पब्लिक को पता चलता है कि इनका व्यू पॉइंट क्या है, इनका व्यू पॉइंट क्या है। क्योंकि जब इलेक्शन रैली सेपरेट अगर आता है तो बहुत फेक है। जैसे कि पिछले बार कांग्रेस में एक नैरेटिव फैला दिया कि 400 दिया तो संविधान बदल जाएगा और पब्लिक को बेवकूफ़ बना दिया, 8,500 रुपये आपका मतलब अकाउंट में खटाखट, ये सब चीज़ जो ना वो इलेक्शन रैली में चलता है। लेकिन जब फ्रंट टू फ्रंट डिबेट होता है उस टाइम पर आप टू द पॉइंट बात करते हैं, टू द पॉइंट। आपका व्यू पॉइंट क्या है, आपका कैसा क्या है। तो अमेरिका का एक सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, तो पब्लिक उसमें इंप्रेस होता है। कौन अपनी जो चीज़ को जोड़दार रख सकता है कि हमने पिछले 5 साल में ये हुआ और ऐसा, अगर ऐसा नहीं हो कि ऐसा होता तो अच्छा लगता था, अगली 5 साल में हमने सोचेंगे इसको ऐसे परिवर्तन करें। दूसरा तो हेल्थी डिबेट्स। तो ये अमेरिका का ये आगे थोड़ा बहुत उड़ीसा का बजट कल पास हुआ है। 2.65 लाख करोड़ का बजट है। इसमें जैसे इलेक्शन के टाइम में जो प्रॉमिस किया गया था मैनिफेस्टो में, जनरली ऑल द थिंग्स हैव बीन अकोमोडेटेड इन दिस बजट। और बैलेंस बजट अराउंड 46 लाख करोड़ करीब वो लोन लेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ जो है पुराने जो स्कीम पीपल ओरिएंटेड स्कीम है उसको तो गवर्नमेंट बंद नहीं कर सकता, बिकॉज दैट आर द पुअर पीपल आर बीइंग बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। तो उसका साथ कुछ एडिशनल और बाकी कुछ नाम वगैरह बदले हैं। तो स्कीम सेम रहा लेकिन कुछ नाम वगैरह बदल के कुछ स्कीम ये किए हैं। लेकिन इसमें जो हाईलाइट पॉइंट है कि उन्होंने प्रॉमिस किया था सुभद्रा योजना में 50,000 रुपीज़ पर एनम उन्होंने बजट में प्रोविज़न किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि MSP जो राइस का ऊपर हम 3,100 देंगे, बिकॉज ओडिशा इज बेसिकली राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। बाकी चीज़ होता है लेकिन राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है। इसमें 3,100 ये अपना देश का पहला स्टेट है जो मतलब सेंटर के MSP से बढ़ा के 800 रुपये बढ़ा के दे रहा है। इसके लिए उन्होंने बजट में प्रोविज़न किया। और एक माधव सिंह योजना जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, जो आदिवासी एरिया जो लोग पढ़ाई को डरते हैं, मतलब स्कूल उनको मिड डे मील दो, अंडा दो, सब दो, फिर भी वो स्कूल में जाके बैठने में डरते हैं। कहीं पता नहीं, जो इनबिल्ट जो डर होता है पढ़ाई के लिए, किताब के लिए, ये लिखना लिखना और डर जो होता है, इसलिए बहुत लोग ड्रॉप आउट जाते नहीं हैं। तो उनके लिए भी एक प्रोत्साहन है कि चलो भाई साल भर 1 साल में तुमको 5,000 मिलेगा। हालांकि वो 5,000 जो है उनका आदिवासी का पिता माता का पास जाएगा, बच्चों को प्रैक्टिकल कुछ मिलेगा नहीं। ये लोग जाएगा अपना जो उड़ीसा में एक होता है ना, हांडिया होता है, रस्सी होता है, 5 रुपये में पी लिया तो एक दिन ही है, 150-200 रुपये उसमें जाएगा। लेकिन फिर भी एक इनिशिएटिव है, ये देखते हैं कितना दूर
होता है, कितना आदिवासी बच्चों को स्कूल को खींच ला पाता है क्लास देने से। ऐसे चीज़ 3-4 चीज़ किए हैं। बाकी इसका जो डिटेल एनालिसिस होने के बाद देखता हूँ। एक्चुअली उड़ीसा के बजट के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ। एक्चुअली मैं नेशनल लेवल पे जनरली मैं अपना लोग मेरा वीडियो जितना देखे होंगे, मैं हमेशा नेशनल लेवल पे ही ज़्यादा डिस्कस करता हूँ। तो ये है। लेकिन एक्चुअली इतना जो पैसा जो उन्होंने मतलब पुराना जितना स्कीम को चला के फिर एडिशनल मतलब जो बिजू स्वास्थ्य योजना था उसको आयुष्मान भारत कर दिया, मतलब फिर और कुछ ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे। और फिर बाद में बहुत सारी चीज़ क्या है जो ज़्यादा नेट को बढ़ा दें, इसका ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। तो पैसा वो आएगा कहाँ से? एक्चुअली ये चीज़ सबको पता था जो क्या है, जो मास्टर पॉइंट जो है ना वो मैं अभी बताऊँगा आपको नेक्स्ट में। तो इसमें भी उड़ीसा बजट हो गया। हाँ, अभी थोड़ा मैं एक पॉइंट टच करना चाहता हूँ। ये पिछले वन के अंदर का बात है उत्तराखंड। ये 1 वीक में सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी भटाभट जजमेंट आ रहा है। मैं कोई डिटेल में नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा नट साइड में जाऊँगा, डिटेल में नहीं जाऊँगा। कभी एक एक टॉपिक लूँगा तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले ये है कि योगी जी ने ये जो कावड़ी यात्रा के लिए जो रूट है उसमें उन्होंने बोलते जितना भी दुकानदार है, आपका नाम क्या लगा है जिसके वजह से आपका जो ओरिजिनल नाम जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है वो और आपका डिटेल फूड लाइसेंस वगैरह सब डिटेल आप दुकान में लगाइए ताकि क्लैरिटी हो। क्योंकि ऐसे मतलब बहुत सारे वीडियो आता है, आप लोगों ने देखा हुआ तो देखा हो, कोई जैसे मुस्लिम लोग उनका एक मुल्ला लोग भी बोले हैं, ऐसे वीडियो आया कि हमारा तो घर में लिखा है कि जो भी रसोई बनाते हैं ना उसमें थूकते हैं। कोई पेशाब भी कर रहा था, ऐसा भी वीडियो आया है। पेशाब करके यूपी में एक ना यूपी एमपी में कहीं एक पियन जो मुस्लिम था उसने एक गिलास में पेशाब करके उसमें पानी डाल के जज को दे रहा था, वो वीडियो वायरल हुआ है। तो हम लोग जो योगी जी बोले नहीं ये बहुत पवित्र है, लेकिन जो लोग मानते हैं, जो लोग नहीं मानते अलग बात है। मानते हैं तो ये लोग पूरा शाकाहारी रहते हैं, वो प्रॉपर जो प्याज लहसुन भी नहीं पड़ता है। तो इन्होंने जो हिंदू का जो स्पेशली खाने पीने का बात है, अगर एक मुस्लिम होटल में जाएंगे यहाँ पर लिखा है वेज थाली ऑर्डर दोगे वेज आएगा, इसमें डिश देगा तो मटन आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा भी नहीं चाहिए। टोटली ऐसा है। तो न भले ये लोग बिजनेस में क्या करते हैं, इवन ये जो फल वाले भी देखे होंगे बहुत सारे वीडियो है उसमें थूक के ये करके देते हैं। जो मुस्लिम होते हैं उनका धर्म में लिखा है हम थूक के देंगे तो जो थूक के सब हिंदू को खिलाएंगे तो मुस्लिम बन जाएगा। पता नहीं कौन बेवकूफ़ उनका दिमाग में मर गया है। तो ये उनका किए हुए है। तो योगी जी ने बोलते नहीं, योगी फिर उत्तराखंड धामी से अपने बोलते, मध्य प्रदेश में कुछ जगह बोलते नहीं आप डिस्प्ले करो आपका नाम। तो हम लोग जाएंगे देखेंगे कि उसका नाम है अल कबीर। तो हम अगर कबीर जी को हम पर्सनली जानते हैं, हम जानते हैं अल कबीर मुस्लिम है, लेकिन वो जो बोलता है काम वही परफेक्ट करता है। ऐसा है, ये नहीं कि मैं भी मुस्लिम का घर में कभी खाता नहीं। ईद में तो साले भर में एक माछुआ बोल की जगह है, वहाँ पर रहीम बाबू है, उन्होंने तो हर साल ईद में 100-150 लोग जाते होंगे घर में खाने के लिए। मैं भी जाता हूँ, मुझे बुलाते हैं ज़्यादा। मेरे काफ़ी मुस्लिम दोस्त हैं, हम लोग जाते हैं। लेकिन जब वो लोग बुलाते हैं बिरयानी भी देते हैं, लच्छा देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं बोलते हैं कि मिश्रा जी साहब ये आपके लिए बिरयानी है। जब सलीम भाई था, सलीम भाई ये आपका बिरयानी है, वो समझाते बोलते कि हमारा बिरयानी जो है हमारा तरीके से बनाते हैं, मतलब अपनी मज़हब की ऐसे बनाते हैं, लेकिन जो दोस्त लोग आते हैं हम उनकी मज़हब की तरफ से उनको बनाते हैं। दैट इज़ अ बिग इज़ अ फेयर प्ले। इसका मतलब है, इसको कहते हैं जो मतलब हम लोग भाई रिलीजन को छोड़ के भाई बन के मिल के रहते हैं, इसी को कहते हैं। लेकिन 99% पता नहीं कुछ इनका दिमाग में फजूल भरा है, ये सोचते नहीं है। तो हम लोग जाएंगे बोले कबीर का स्टॉल है, अगर उनको कबीर को हम जानते हैं, उसका पिताजी को जानते हैं तो कोई बात नहीं, हिंदू नहीं तो मुस्लिम है तो भी हम जानते हैं, हम जाएंगे तो जानते हैं, हमारा सेंटिमेंट है, हम वही रहेंगे। लेकिन
ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। तो बोले नहीं ठीक है, हम अपना जो हिंदू वाला है, शर्मा जी का कोई अगर स्टॉल है, वैष्णो देवी स्टॉल है, राम स्टॉल है, एक्चुअली मुस्लिम लोग भी करते हैं ना बिजनेस बढ़ाने के लिए, वैष्णो देवी स्टॉल, हर शिव ढाबा, शिव पार्वती, ये सब बना के ऐसे वो बंद करना चाहिए, बंद करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना हो गया तो बहुत सारी चीज़ छुपता नहीं है, सब बहुत सारी चीज़ निकल आता है। ये इसलिए उन्होंने एक निकाल दिया, बोले कि नहीं ये करो। तो उसको ये लगे ये कुछ जैसे कि नॉर्मल आप अभिषेक मनु सिंह भी, आप उनको एक ये कपिल सिब्बल इनको देखे होंगे, ये उनका सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक जो रूम लेके परमानेंट वहाँ रहते हैं, वो घर में भी जाते नहीं है। कभी 2-3 महीने जैसे फौजी छुट्टी जाता है, 3-4 महीने एक बार घर जाता है, अपने बच्चे लोग को देख के फिर वापस आता है। ये लोग परमानेंटली सुप्रीम कोर्ट की जो बरामदे में पड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ रूम लेके रहते थे। उन्होंने जाके पहुँच गए, फटाफट खटाखट पहुँच गए, बोलते नहीं ये तो धार्मिक आधार पर ये हो रहा है। हालांकि 2006 का एक लॉ है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया था कि एवरीबडी हैज टू, all business people whoever doing the business whatever thing and all, they have to display their name and all the things, their food license, license, whatever business license, everything they have to display there. तो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, इसका पता चला कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था स्टे। आज उसका टुडे द फ्राइडे आई थिंक, आज उसका फाइनल हियरिंग है। उन्होंने विदाउट टेकिंग एनी कॉग्निजेंस ऑफ एनी अपोजिशन पार्टी जानो स्टे लगा दिया, फिर नोटिस भेजा कि तुम आगे रिप्लाई दो। तो ये बात जो है ना, योगी जी जो है यूपी में वो तो बहुत मतलब कट्ठर आदमी है। वो बोलते कि बाहर में जाओ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने तो बोलते और सुप्रीम कोर्ट क्या कर गया, हमारा कंटेम्प्ट लगाया है, कंटेम्प्ट में क्या उखाड़ लेगा। हाँ, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का जो कंटेम्प्ट लगाया क्या गया कि हमने देखा है, कुछ नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, औकात नहीं है सुप्रीम कोर्ट। हम अगर नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, उसका दम नहीं है कुछ करने का सुप्रीम कोर्ट। योगी जी ने खुद बोला, बाहर में सुप्रीम कोर्ट, चला मेरा स्टेट है, आई एम द बॉस, जो मैं बोलूँगा वही होगा। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में जाके वो कुछ करते रहे। बोले कि इमीडिएटली पुलिस सबको लगा था, बोले कोई भी नेम प्लेट डिस्प्ले नहीं किया, डंडा मार के भगाओ सारों को, डंडा मार के भगाओ। देखते हैं कौन सा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आके उनका पीठ में ये करता है। और अभिषेक मनु सिंह भी, कपिल सिब्बल आके कितना डंडा खाते हैं, देखते हैं यूपी का सीएम का बुलडोजर कितना देर तक वो सहते हैं। तो ये है सुप्रीम कोर्ट का एक कंट्रोवर्शियल जजमेंट, आज पता नहीं फाइनल जजमेंट आएगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने और एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया, वो सेंटर के अगेंस्ट में गया, मतलब मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में गया है, बहुत ज़्यादा जजमेंट दिया। ये स्टेट का राइट ऑन द मिनरल्स, ये मैं थोड़ा एलाबरेट करना चाहता हूँ। इसमें मैं लिंक करना चाहता हूँ उड़ीसा का बजट का साथ। देखिए, जब संविधान में जो बना, तो जब स्टेट और सेंटर क्या क्या पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो जो मिनरल है, मिनरल को टोटली जिस स्टेट में भी कोई मिनरल निकले वो होता है सेंटर का प्रॉपर्टी। हाँ, वो सेंटर का प्रॉपर्टी है, मतलब सेंटर ही जो इंचार्ज होता है, स्टेट का पर उसका पर कोई हक नहीं है। जो कंपनी को वो कंपनी अपना रिक्वायरमेंट डालेंगे, सपोज मैं यहाँ पर एक एल्युमिनियम का फैक्ट्री बनाना, जनरली जहाँ मिनरल का जगह है वहाँ पर इंडस्ट्री बसता है, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट सप्लाई लिफ्टिंग इसमें इजी रहता है, कम रहता है, खर्चा रहता है ट्रांसपोर्टेशन को बचाने के लिए, ताकि अपना फिनिश प्रोडक्ट कम रहता है, लोगों को परचेजिंग में ईजी रहता है। तो उन्होंने माइंस लीज में लेते हैं, हाँ, और बाद में उन्होंने उसका पर सेंट्रल गवर्नमेंट बोला ठीक है 50 साल का लीज में लो, 50 साल में तुम मैक्सिमम इतना टन तक मिनरल निकाल सकते हो, और हाँ, उस जितना मिनरल निकालोगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा ले लिया, लीज दे दिया, और जितना मिनरल निकालोगे तो उसका पर तुमको स्टेट गवर्नमेंट को रॉयल्टी देना पड़ेगा। रॉयल्टी कितना देना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं डिसाइड कर सकता। मिनरल स्टेट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका मालिक है, हाँ, स्टेट को कितना रॉयल्टी मिलेगा वो सेंटर डिसाइड करेगा। स्टेट लोग बोलते हैं भाई कोयले का, अपना उड़ीसा बोलता है कोयले का थोड़ा रॉयल्टी बढ़ाओ, ताकि हमारे पास पैसा आएगा तो हम अपना स्टेट का बारे में देखेंगे। उसके बाद जनरली क्या होता है कि ना, जो उसके आउटर इफेक्ट देखिए, आप ये स्टेट लीजिए, जो मिनरल रिच स्टेट है, जो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में वो 9 बेंच का कंस्टिट्यूशनल बेंच हो रहा बैठा हुआ,
उसमें 8 जज सेम लैंग्वेज में दिए कि ये सही है, स्टेट का हक है इसमें, स्टेट कैन डिसाइड द रॉयल्टी एंड टैक्सेशन ऑन दैट, नॉट सेंटर। सेंटर लीज देना ठीक है, उसका सेंटर का है। स्टेट का काम है, जैसे कि वो सेंट्रल लीज देते हैं तो उसको कैसे ग्राम सभा करना है, पब्लिक का ओपिनियन लेना है, जाकि उनको क्या चाहिए। और कंपनी अगर वहाँ पर माइनिंग करता है तो उधर का जो लोकल है उनको जो हेल्थ हैजर्ड होगा, उनका जो कितना वो CSR एक होता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें कितना देंगे, उसका क्या करेंगे, उसका जो माइंस एक्टिविटी वहाँ का जो पानी है वो जो प्रदूषित होगा, शुद्ध होगा, या ग्राउंड वाटर लेवल ये करके उसको कैसा मैनेज करेंगे, ऐसे बहुत सारी वो स्टेट देखता है। और इसके लिए स्टेट जो रॉयल्टी रहता है कुछ खर्चा करता है, कुछ उस एरिया में भी काम करता है। स्पेशल देन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इतना तुम करोगे तो इतना पेड़ कटेगा, इतना पेड़ कटेगा तो ये क्या होगा, उसको कैसे मैनेज करेंगे, बहुत सारी चीज़ उसमें इंटीग्रेशन रहता है। कभी ग्रीन ट्रिब्यूनल आता है, कभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चला आता है, फंस जाता है, आदिवासी लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कभी जिंदाबाद मुर्दाबाद भी करते हैं, ऐसे होता है। तो उसमें क्या है कि ये एक लैंड बैंक जजमेंट है कि स्टेट विल डिसाइड व्हाट इज द रॉयल्टी दैट है। बट अगेन ये तो नहीं कि स्टेट बोला कि 100 रुपये तो तुम 100 ये तो इतना तो ऐसा नहीं। देर शुड बी ए फॉर्मूला, वो दैट विल बी वर्क आउट एक्चुअली। सेंटर जो बोलता है कि ठीक है कोयला का बोल तुम 4% रॉयल्टी स्टेट को दो, तो कुछ तो कुछ फॉर्मूला अडॉप्ट किया होगा ना, तो कैसे बैलेंस होगा दैट विल बी टेकन लेटर। तो लेकिन ये एक अच्छा जजमेंट है। इसमें आपका देखिए उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, कर्नाटका, आंध्रा टू सम एक्सटेंट, गोवा, MP, ये जो माइनिंग एरिया है में निकलता है, अल्यूमिनियम निकलता है, कोबाल्ट निकलता है, आयरन, मैंगनीज, कोल, सब मतलब बहुत सारी, मतलब 90% इज नेम एनीथिंग इट इज अवेलेबल इन आवर इंडियन माइंस बेल्ट। तो ये थोड़ा है, लेकिन एक अच्छा जजमेंट है। शायद उड़ीसा का हमारा जो सरकार मोहन मांझी जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने शायद इसको पहले से भांप लिया था कि ऐसा होगा, तो उनको पता चलेगा कि रॉयल्टी वगैरह बढ़ेगा तो हमको इतना पैसा आएगा, ताकि वो पैसे में हम कुछ जो सोशल का काम हम मेंटेन कर सकते। लेकिन नवीन पटनायक जी काम और भी अच्छा काम किए मोहन मांझी ने, जो नवीन पटनायक जी को करना चाहिए था नहीं किया। कोल्ड स्टोरेज, जितना कोल्ड स्टोरेज पहले था विजिबल टाइप वगैरह बना था, अभी जो 90% बंद पड़ा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। मतलब एक बार कंप्रेसर खराब हो गया तो रिपेयर नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। और जब तक कोल्ड स्टोरेज नहीं होगा ना, यू कैन जो वेजिटेबल्स जो उगाते हैं वेंडर्स है, और उसको स्टोरेज नहीं कर पाएंगे। जो ज़्यादा अगर प्रोड्यूस होता है तो उस टाइम पर मार्केट में डिमांड नहीं रहता, उसको अननेसरी वेस्टेज हो जाता है, फेंक देते हैं, सड़ जाता है। और जब ऑफ सीजन में हम अभी आलू आज 50 रुपये देके खरीद रहे हैं, टमाटो 100 रुपये दे खरीदते हैं, जबकि वही टमाटो जब हार्वेस्टिंग सीजन होता है 2 रुपये में भी नहीं बिकते, उसको चाची लोग फेंक देते हैं, रास्ते में फेंक देते हैं। उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब अपना बगीचा से लेके मार्केट तक लेके जाने का जो खर्चा है ना, वो भी नहीं निकलता है। तो ये बड़ा डिसीजन उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए कोल्ड स्टोरेज के लिए ये क्या है, काम किया है बहुत है, जो कि नवीन पटनायक गवर्नमेंट नहीं किया है। और दूसरी बात और एक, ये बजट में स्पेशली मैं थोड़ा टच अपन करके जा रहा हूँ, मैं डिटेल में नहीं जाता, जो कोई स्टेट का बजट में मैं एनालिसिस नहीं करता हूँ। एक चीज़ है कि 200 करोड़ उन्होंने ईयर मार्क किया हीराकुद डैम का जो ना रिपेयर मेंटेनेंस के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्हें कोई भी डैम होता है, आप अगर जब तक उसको बीच बीच में ड्रेजर लेके उनको मड वगैरह ये वगैरह नहीं निकालोगे, प्लस कहीं थोड़ा सा रिपेयर, इतना पुराना है, अगर उसको आप मेंटेन ठीक से नहीं करोगे, आप देखें ये 20-25 साल का पुल वगैरह बिहार में क्या हुआ, ये पुल धस जाता है, गिर जाता है, ये होता है। आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, स्लाइडली बहुत सारी चीज़ हो रहा है, उसके बारे में एक दूसरा कभी वीडियो बना हुआ क्यों इतना हो रहा है। हम लोग तो गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर इसने पैसा खा के ये करके कर दिया, लेकिन उसके कुछ क्लाइमेटिक और कुछ दूसरा रीजन है। कभी ब्रिज गिर जाए, कभी ये होता है, कभी सडनली फ्लड होता है तो बहुत ज़्यादा फ्लड होता है, कभी सडनली अगर हीट होता है, ऐसा हीट होता है कि हीट होता है, ये क्यों होता है, कैसा होता है, इसका पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बट अगेन आई एम कमिंग बैक, तो इसमें उड़ीसा गवर्नमेंट शायद सोचा है एक हीराकुद का ये कर दिया, और भी उनका जो दिमाग में प्लान है, जैसे कि अराउंड 82% वाटर जो भगवान हमको देता है ना, वो चला जाता है समुद्र में। हम लोग ना तो कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ना तो कोई प्रॉपर
रिवर ज्वाइन करके कहीं उसको दूसरा डैम वगैरह बना के नाम गिन गिन के इंडिया में टोटल 10 का 12 बड़े बड़े जो वाटर रिजर्व डैम आएंगे, बाकानगलो, हीराकुद, ऐसे बहुत कम आएंगे। हाँ, तो इसका पर भी प्रोजेक्ट में शायद, क्योंकि छत्तीसगढ़ है तो उड़ीसा का 36 का आंकड़ा है, इधर आंध्र प्रदेश में सेंटर उसको पोलवरम के लिए पैसा दे दिया, तो पोलवरम का हाइट ऊपर हो गया, उसके ऊपर तो उड़ीसा के साथ आंध्र का चल रहे चक्कर, तो उसमें मलकानगिरी में अराउंड 70 विलेजेस पूरा मतलब पानी भर जाएगा, टोटली ये हो जाएगा, तो उसको कैसे कंपनसेट करना है वो अभी नहीं हो रहा है। तो उसके मोहन माझी का पर बहुत बड़ा ये पोलवरम के लिए थे। अभी चंद्रबाबू नायडू और मोहन माझी दोनों एक बोर्ड में आ सकते हैं, क्योंकि दोनों एक पार्टी है, एक पार्टी को सपोर्ट करता है। हो सकता है उन दोनों को बीच में बैठ के कुछ ना कुछ निकल जाए, भाई तुम मुकाबला देते ना, तुम ये जो 17 विलेज है जो हमारा मैप से ही निकल जाएगा, उनको कैसे ये करना, क्या करना है, तो ये आएगा। तो ये उड़ीसा का ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो ये है, और सुप्रीम कोर्ट और एक जजमेंट आया है, कवाड़ी जैसा मैंने बोल दिया, मैंने इसको बोल दिया। हाँ, ये इलेक्शन से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिस, रिकवरी नोटिस ठोक दिया था कांग्रेस का ऊपर। हाँ, कि इतना पैसा दो, कि तुम्हारा गड़बड़ी क्या है, फाइलिंग रिटर्न में 2-3 साल गैप हो गया और ठीक से रिटर्न फाइल नहीं किया, ऑर्डर नहीं आ रहा। तो जब ये, तो उनको कुछ अकाउंट जो उनका रिकवरी का 10% कुछ फ्रीज कर दिया था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, इनको अनफ्रीज करो, इलेक्शन के लिए उनको पैसे की जरूरत है, हाँ, सब पैसे की जरूरत है खर्चा करने के लिए, तो उसको परस्यू कर। तो IT डिपार्टमेंट बोले ठीक है, हम इलेक्शन परस्यू नहीं करें, इलेक्शन का बाद हम केस करें, हाँ, केस आगे बढ़ाएंगे। तो ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चालू होने वाला है। दूसरी बात, जो कांग्रेस के लिए, स्पेशली राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए बहुत बड़ा मुसीबत आने वाला है, वो है नेशनल हेराल्ड केस। अक्टूबर 23 से उसका सुने, अभी तो केस रजिस्टर हो गया था, उनको बेल दे दिया था, बेल से वो निकल आया था। अभी उसका सुनवाई अक्टूबर 29 से रेगुलर चालू होगा। हाँ, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, बाद में सुप्रीम कोर्ट कब्जा क्या नहीं है, लेकिन रेगुलर जो लोअर कोर्ट में ये चालू होगा। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, और एक जजमेंट आया है जो रेलवे का ही है, उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा पैच जो रेलवे का लैंड है, 50 साल से कुछ बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम आके वहाँ बैठ गए, 50 ईयर्स हो गए, जबरदस्ती कोई पक्का मकान बना लिया। जब रेलवे बोला कि उसको हमको खाली करो, क्योंकि हमको तो रेलवे का अभी धीरे धीरे रेलवे एक्सपांड कर रहा है, क्योंकि कहीं मेट्रो होगा, कहीं 4 लेन को 16 लेन होगा, गुड्स का ये बढ़ेगा, कोई बंदे मर चलेगा, तो वो लोग खाली नहीं कर रहे हैं। वो लोग चले गए हाई कोर्ट बोला कि चलो खाली करो, बुलडोजर लगाओ, तो ये लोग जब पहुँच गए, फिर उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी भी जो है, हाँ, ये सब मुस्लिम बैठे हुए, उनको चले गए सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोक लगा दिया, बोला इन्होंने उनको 1 साल रहने दो, 1 महीना रहने दो, पहले उनको लेकर और कई जगह पे उनका सैतान कराओ, उनका ह्यूमैनिटी ग्राउंड में सैतान कराओ, और उसके बाद जाके उसको खाली कराओ। तो इसका मतलब है कि अभी वो सुप्रीम कोर्ट, हालांकि 1 महीने का टाइम दिया है, सुप्रीम कोर्ट लेजिटमेट कर रहा है कि कोई भी ज़मीन को आप कब्जा लो, उसमें घर बना लो, उसके बाद गवर्नमेंट को बोलो कि अगर हम यहाँ से हटेंगे तो हमारे दूसरी ज़मीन और जगह घर बना के दो। ये एक अजीब चीज़ है, इसका पर काफ़ी बख्तंगट बवाल मचने वाला है इसका पर। 1 महीने के बाद देखें क्या होता है, लेकिन इस केस के बारे में थोड़ा डिटेल में एक दूसरा वीडियो करूँगा। तो ये हो गया, मैंने जो लिस्ट बनाया था, और थोड़ा टाइम लगेगा, 30 मिनट हो गया। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपने जो सेंट्रल बजट का पर थोड़ा डिस्कस करने के लिए सोच रहा था, छोटा मोटा करने के लिए सोच रहा था, और स्पेशली एम्फेसिस डिफेंस बजट को करने का चाह रहा था, लेकिन अभी टाइम हो गया। मैं एक जस्ट टच अपन करके, जस्ट एक हंसी मजाक मैं करके वीडियो क्लोज करूँगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे, स्पेशली डिफेंस बजट को एनालाइज करें, बिकॉज दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस, उसको करेंगे हम। ये है कि मिडिल क्लास, देश का जो वोटर में से ओनली 4% मिडिल क्लास है, उसमें से 2% वोट करते हैं और 2% घर से निकलते नहीं हैं।
और इनका वोट से ना तो कोई गवर्नमेंट हारता है ना तो कोई गवर्नमेंट जीतता है, कोई उनका कोई ये नहीं है। और सबसे ज़्यादा पीछे हुए लोग ये है कि नहीं जो सैलरी क्लास है और कोई जनरली कोई ना कोई जॉब करते हैं, उनका मतलब हैंड टू माउथ चलता है। जितना सर्विस सैलरी आने से पहले उनका कोई दुकान बाकी होता है उसको लेकर वहाँ चुकता करना है ताकि अगले महीने में बाकी चल सके, हैंड टू माउथ। तो ऐसा ही है कि वो थोड़ा कॉपी दे के कर दिए, इनकम टैक्स में थोड़ा स्टैंडर्ड डिडक्शन ये सब कर दिए। और लेकिन मजे की बात है जो ये जो मिडिल क्लास ग्रुप जो जितना टैक्स गवर्नमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट देते हैं उतना टैक्स इवन कॉर्पोरेट वाला उतना को नहीं देते। कॉर्पोरेट जैसे वो 100 कॉर्पोरेट है, अगर वो 1000 रुपये देते हैं, ये तो 4 करोड़ का जनता है ना, 4 करोड़ का जनता कोई इनकम टैक्स देता है, लेकिन जो इंडायरेक्ट टैक्स तो सब देते हैं ना। तो ये लोग कॉर्पोरेट से ज़्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन बेनिफिट जो है इनको नहीं मिलता है क्योंकि ये गरीब होगा तो ठीक है 500 रुपये एक दिन में मिल गया, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का नहीं करेंगे कोई प्लान, मतलब कोई पार्टी से मतलब नहीं। आज मुझे 500 रुपया मिला, आज बीजेपी बोला कमल जिंदाबाद, हम चला उधर। कल अगर CPM वाला आगे बोले चलो लाल बत्ती दे दो तो 500 तो मिलना ही है ना, और बस चलो ये इनकम है तो गरीब के लिए मतलब नहीं है, जहाँ फ्री में मिलता है उसको भर दो। तो ये तो इनकम मिडिल क्लास वाले तरफ पीछे जाता है। तो मैं एक हंसी मतलब जोक में बोलता हूँ, उसके बाद बोल दूँगा कि ये जो बजट में निर्मला सीतारामन जी ने अपना मिडिल क्लास के लिए कुछ अच्छा, मिडिल क्लास का सबके लिए बहुत अच्छा काम किया है। हमारा टैक्स जो हम लोग सब लोग हमारा टैक्स देना शुरू करते हैं जब हम पैदा होता है, ठीक है। अभी डेली में आता है, जब हम सवेरे उठ के ब्रश करते हैं ना वहाँ से हमारा टैक्स देना डे शुरू होता है, और जब हम सोते हैं तब हमारा टैक्स देना खत्म होता है। उसमें हम मोटरसाइकिल में जाते हैं रोड टैक्स देते हैं, टायर घिसते हैं टायर खरीदते हैं उसका भी टैक्स देते हैं, पंक्चर मारते हैं, मतलब एवरीथिंग जहाँ भी जिधर भी जाओ उधर टैक्स देना है। सिगरेट पीते हैं सिगरेट का भी टैक्स देते हैं, चाय पीते हैं चाय का भी टैक्स देते हैं। तो सवेरे से लेके लास्ट तक मतलब अपना जो एंटायर तनख्वाह जो भी इनकम है वो 60-70% हम टैक्स देते हैं। बाकी जो बचता है थोड़ा बहुत बच्चों के लिए एजुकेशन करते हैं और थोड़ा बहुत अगर सेविंग वगैरह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेविंग के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है। भाई देखो आपका इंटरेस्ट जितना होता है जब फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसको मैच्योर होता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है। अब जो ये करेंगे उसका टैक्स देना पड़ता है। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक है स्टैंडर्ड डिडक्शन थोड़ा बढ़ा दिया, इधर उधर कर दिया, लेकिन साथ में क्या ना जो शेयर मार्केट में कोई बहुत जो युवा लोग हैं थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, वो थोड़ा शेयर मार्केट में स्टडी करके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, कुछ पैसा मिल जाता है। नौकरी वगैरह नहीं है, थोड़ा टाइम निकाल के थोड़ा देख लो ये शेयर ऊपर जा रहा है ऐसे नीचे जा रहा है, तो स्टडी कर लिए ग्राफ कर लिए करके सॉफ्टवेयर बना दिए, उनको टेंटेटिव में ये करके कुछ पैसा लगा देते हैं, कुछ मिल जाता है। और उसको कहते हैं कैपिटल गेन, हाँ एक शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। तो कैपिटल गेन का ऊपर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया। मतलब निर्मला ताई ने किसी को छोड़ा नहीं, हालांकि मैंने पहले ही बोला था, कल ही बोला था, मतलब ये जो बजट है ये कोई राजनीतिक पॉलिटिकल बजट है नहीं है, ये नेशनल बजट है। काफ़ी दूरगामी सोच रख के बजट किया हुआ है। अगर पॉपुलर बजट होता था और मतलब कोई फ्री भी टाइप दे के बजट होता था, इलेक्शन मोड में बजट होता था, तो ज़रूर महाराष्ट्र हरियाणा और झारखंड इसमें से इन स्टेट को कुछ फ्री वगैरह मिल जाता है डेफिनेटली, क्योंकि ये तो हरियाणा और महाराष्ट्र तो क्रूशल स्टेट है। और दोनों में बीजेपी का कंडीशन अच्छा नहीं है भाई। तो बीजेपी यहाँ झारखंड में ठीक है निकल रहेगा, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में बहुत टफ कंडीशन है। तो ये अभी भी कर सकते, थोड़ा बहुत फीस देके ये देके उनका पब्लिक को उल्टा सीधा कर सकते थे, लेकिन मोदी वाला छोड़ो, स्टेट हारे कि जीते उसमें भी मतलब नहीं। हमको तो बजट के 10 साल पहले जो हमने दिमाग में सोच रखा था हम इस तरह जाएंगे, पब्लिक को इसके लिए मैंडेट दिया है। हम फ्री भी लास्ट इलेक्शन में जितना भाषण दिए कभी भी नहीं बोले कि चलो हम खटाखट 8,500 दे दें कि महिला को 3,000 फटाफट दे दे। ऐसे मोदी जी या कोई भी बीजेपी वालों ने इलेक्शन प्रचार में कोई भी फ्री वे का प्रॉमिस नहीं किया, मतलब नहीं देंगे फ्री वे। अगर तुमको वोट देना दो, नहीं तो जाओ भाग। फिर भी पब्लिक ने वोट दिया, 240 सीट आया, फिर अभी भी गवर्नमेंट आ रहा है। इसका मतलब है कि ऐसे कोई नहीं, फ्री बीच में आप छोटा 2-4 दिन के लिए इलेक्शन लड़ सकते। अभी यूपी में बाई इलेक्शन आ रहा है 10 सीट का,
अगले देखते हैं अभी कांग्रेस और अखिलेश यादव और क्या प्रीवी का प्रॉमिस करेंगे। एक बार जादू चल गया उसके बाद वो नहीं चलता है। तो इन्होंने पॉलिटिकल बजट नहीं किया है, टोटली बजट जो है नेशनल बजट टाइप किया है। इसमें हमको थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन ठीक है। और देश के नाम पे हम तो फौजी है, देश के नाम पे जान कुर्बान है। तो ये बजट क्या है, तो 20, 25, 50, 100, 200 रुपये अपनी जेब से वो भी कुर्बान, जब जान कुर्बान के लिए तैयार है तो ये छोटे मोटे पैसे को कमी नहीं। तो आखिर में हम पैदा होने से मरते दम तक मरने तक हम टैक्स देते हैं। सवेरे उठने से लेके सोने तक टैक्स देते हैं। इवन रात को सोने का टाइम चलता है, उसका पर इलेक्ट्रिक बिल देते हैं, टाइम देता है, ऐसी चलता है, टाइम देता है। लेकिन एक चीज़ जब टैक्स देने से बच जाते हैं कि इस बजट में जो निर्मला ताई, मैं ताई बोलता हूँ, मतलब महाराष्ट्र में, मराठी में, गोवा में जो बड़ी बहन जो होता है ना उसको ताई बोलता है। निर्मला ताई को बड़ी बहन मानता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ एटलीस्ट इसलिए कि उन्होंने बोला कि एक बार कोई आदमी मर जाता है ना, उसका अंतिम संस्कार में जो खर्चा पर होता है, जो परचेजिंग होता है, उसका पर कोई जीएसटी या टैक्स नहीं लगेगा। ये बात है, एटलीस्ट मरने के बाद हमारा आत्मा को कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। हाँ, इसी वजह के नोट से मैं आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ और कल परसों फिर अगली और कुछ नई चीज़ के लिए लेके आपका सामने आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।